हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है हम लोग 100 क्वेश्चन का जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे, ये हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने अब तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं एंड एंजॉय कीजिए, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सीधे एग्जाम में छपेंगे। और मैंने कहा कि मैं एक क्वेश्चन लेके नहीं आता हूँ, उस पूरा चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका अगर टारगेट इस बार जो है रेलवे का एग्ज़ाम है या फिर बिहार एसएससी है, यह सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं गुप्त काल में कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था। इम्पोर्टेंट सवाल है ना। ये गुप्त काल आप जानते होंगे कि गुप्त काल जो है हमेशा एक कह सकते हैं कि एग्जामिनर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एवरी ईयर एक ना एक सवाल देखने को मिलता ही है। गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल के जो संस्थापक थे, आप जानते होंगे गुप्त काल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो श्री गुप्त हो जाएंगे। कौन सा? गुप्त काल के संस्थापक श्री गुप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि सर गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी, है ना। संस्थापक श्रीगुप्त, है ना, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये याद होना चाहिए कि भाई गुप्त साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। राजकीय चिन्ह की बात करें तो गरुड़ था, है ना। और ये कौन से धर्म को मानते थे? तो वैष्णव धर्म, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित रखा करते थे। साथ ही साथ अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं शासक के बारे में, तो समुद्रगुप्त का नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए। समुद्रगुप्त जिसे भारत का जो है नेपोलियन कहा जाता है, जिसे वेसेंट स्मिथ ने इसे यह उपाधि दिया था, कहा था। उसके साथ साथ समुद्रगुप्त को जो है सिक्कों पर जो है बीना बजाते हुए भी अंकन किया गया है। साथ ही साथ समुद्रगुप्त को जो है कविराज की उपाधि से, कविराज के नाम से भी जाना जाता है। बात करें नेक्स्ट शासक की, तो नेक्स्ट शासक आप जानते होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त को मारकर सत्ता हासिल की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है नवरत्न रहा करते थे और इसी के समय जो है चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो है इसी के समय भारत जो है यात्रा करने के लिए आए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। बात करें कुमारगुप्त के बारे में, है ना, गुप्त काल से ही अभी रिलेटेड है। कुमारगुप्त के बारे में तो जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के समय में यही शासक थे। फिर स्कंदगुप्त ने क्या किया था? हुनों के आक्रमण को जो है पराजित किया था, है ना, हुनों को पराजित किया था। तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद होनी चाहिए। फिलहाल हम बात करते हैं क्या प्रश्न था कि गुप्त काल में कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता है? तो क्षेत्र भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेत्र भूमि। वास्तु भूमि किसे कहते हैं? वास्तु भूमि कहने का मतलब है कि रहने योग्य भूमि को वास्तु भूमि कहते हैं। और अप्रहत क्या होता है कि बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहा जाता है? तो अप्रहत कहा जाता है। यानी एक बार हमेशा जरूर याद रखिए, जब भी हमारा वीडियो देखें तो कान में हेडफोन जरूर लगा लें और प्यार से सुने, आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, है ना, कि दूसरा गुप्त काल से ही मैंने क्वेश्चन उठाया कि गुप्त काल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, यानी कौन सा, कहाँ पे उसका व्यापारिक केंद्र था। व्यापार की बात करें तो आर्थिक व्यवस्था जो है गुप्त काल की जो है क्या था? आप जानते होंगे कि कृषि जो है मुख्य आधार था और कर जो है कहा जाता है कि 1/6 कर जो है लिया जाता था। इस समय व्यापारिक केंद्र की बात करें तो उज्जैन था। कहाँ? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उज्जैन। और ये ताम्रलिप्त जो था, है ना, ये क्या था? प्रमुख बंदरगाह था, है ना, बंदरगाह था। तो आपको ये दोनों फैक्ट्स भी याद रखने चाहिए। साथ ही साथ कहेंगे कि इसकी सामाजिक स्थिति की बात करें तो सामाजिक स्थिति पे स्त्रियों की जो है ना स्थिति यहाँ पे निम्न दिखाई गई है। आप पढ़े होंगे कि 510 का भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख था, वहाँ से सती होने का प्रथम प्रमाण भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस समय में वैश्यावृत्ति को जो है गणिका भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि चोल काल किस लिए प्रसिद्ध है ना। चोल भी जानते हैं, एक और कह सकते हैं कि यहाँ से भी प्रश्न अच्छा तरीका से देखने को मिलता है। हाल ही में आप बीपीएससी का मेन बीपीएससी का सिविल सर्विस का क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पूछा था कि चोल साम्राज्य का संस्थापक का नाम क्या था, है ना। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है कि चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए,
या फिर राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए या फिर ग्राम पंचायत के लिए। तो चोल काल जो है स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस था, यानी कह सकते हैं सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्राम पंचायत। साथ ही साथ चोल वंश का यानी चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयालय थे, और इसकी जो राजधानी थी वो तंजौर मानी जाती है। कहा जाता है कि चोल जो है इसका जो है ना इसने क्या किया था, श्रीलंका पर भी जो है विजय प्राप्त की थी। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट बात, फालतू बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, वो बातें मैं आपको बतला रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम के लिए। आगे बात करते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया था, कौन किया था, है ना। तो राइट आंसर आप जानते होंगे कि इसका स्थापना जो है किसने किया था, धर्मपाल ने किया था। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय ये सर कहाँ है, तो कहेंगे सर बिहार के भागलपुर में। तो आपको ये याद होना चाहिए। साथ ही साथ सर ये जो धर्मपाल है किस वंश से संबंधित रखते हैं, तो आप नाम सुने होंगे पाल वंश, है ना। पाल वंश का संस्थापक जो है ना गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ, यानी पाल वंश, ध्यान से समझिएगा कि पाल वंश का स्थापना 750 ईस्वी में, और राजधानी किसने स्थापना किया था, गोपाल ने। किसने, गोपाल ने। राजधानी जो है इसकी इसकी कहाँ बनाया गया था, मुंगेर बनाया गया है ना। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। क्या पता पूछ देगा कि धर्मपाल किस वंश से संबंधित है, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल कब किए थे, 750 ईस्वी में। राजधानी कहाँ है इसकी, तो मुंगेर हो जाएगी। साथ ही साथ अब एक पॉइंट्स यहाँ पे और याद रख सकते हैं कि देवपाल जो है नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए शैलेंद्र वंशी शासक जो है ना उसको जो है 5 गांव जो है अनुदान में दिया था। ये पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट है ना। गोपाल है ना, पाल वंश इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन सा गलत है, कौन सा कथन गलत है आर्यों के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, आर्यों के संदर्भ में, है ना। अब यहाँ से एक पॉइंट से बार बार पूछा जाता है कि भारत में जो है आर्य लोग कहाँ से आए थे, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अब हम लोग सभी का अलग अलग मानना है। कुछ का मानना है कि आर्य लोग जो है भारतवासी ही थे, कुछ का मानना है कि विदेश से आए थे। आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, है ना, ये पता होना चाहिए। जैसे कि मैक्स मुलर ने कहा था कि मध्य एशिया से आए थे, है ना। तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, है ना। तिलक का मतलब यहाँ पे मेरा नाम लिख लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक, मैंने शॉर्ट में लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि आर्य लोग जो है भारत में उत्तरी ध्रुव से आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद का मानना था कि भाई इन्होंने कहा था कि आग पर्वत से आए थे आर्य लोग, है ना। और दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने कहा था कि आर्य जो है हमारे भारत समाज में तिब्बत से आए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, नन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन, क्योंकि ये सारे कथन क्या है, सही है। मेरा कहने का मतलब है मैं आपको यहाँ से 4 पॉइंट्स दिया हूँ, ये 4 पॉइंट्स आपको याद हो जाने चाहिए कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, है ना। मैक्स मुलर मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक डॉक्टर संपूर्णानंद आल्प पर्वत, और दयानंद सरस्वती तिब्बत से। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं एक क्वेश्चन लेके नहीं आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो है ये जो सीरीज चल रहा है इस सीरीज को देखिए तो आपका पूरा का पूरा एशियंट जो है ना लगेगा कि कवर हो जाएगा, है ना। लगेगा नहीं, 100% हो जाएगा। बस ईमानदारी से आप फॉलो कीजिए, और जो नहीं आवे उसको जरूर मेंशन कर लें। बात करें, आपको पता होगा कि वैदिक काल से संबंधित यानी वैदिक सभ्यता, है ना। वैदिक सभ्यता की बात करें तो आप जानते होंगे कि वैदिक सभ्यता का हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी अवेलेबल है, साहित्यिक स्रोत भी अवेलेबल है। पुरातात्विक की बात करें तो 1400 BC में, ध्यान से समझिएगा कि 1400 BC में, है ना, बोगाज कोई अभिलेख जो है मध्य एशिया माइनर से मिला था, जिसे जो है ना वहाँ से हमें जानकारी मिलती है वैदिक सभ्यता। बोगाज कोई अभिलेख को देवताओं का अभिलेख भी माना जाता है, कहा जाता है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। ये भी पॉइंट्स आपको अच्छी तरीक़ा से पता होना चाहिए। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं,
तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है ना। नौवां मंडल में सोम देवता का वर्णन, 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था का वर्णन, संगीत का वेद सामवेद, यजुर्वेद, गद एवं पद का वेद, अथर्ववेद, जादू टोना वशीकरण का वहाँ पे वर्णन दिया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए, है ना। वैदिक काल की बात करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा, है ना। वैदिक काल के दो भाग थे, एक था पूर्व वैदिक काल, है ना, और एक उत्तर वैदिक काल, है ना। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये दो भागों में आप जानते हैं। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, और पूर्व वैदिक काल में ही ऋग्वेद का भी रचना हुआ था। बाद में नेक्स्ट जो 3 वेद हैं, कौन कौन सा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसका जो रचना हुआ था वो माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में इसका हुआ था। इसको वेद क्या बोलते हैं कि भाई इस तीनों का उदय हुआ था। साथ ही साथ आप ये भी जानते होंगे कि सर वैदिक काल जो है ना, वैदिक काल से आगे का काल जो है हम लोग किस कहाँ पढ़ते हैं, तो ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल क्या होता है ये, है ना। इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें पुरातत्व वस्तुएं मिली, लिखित प्रमाण भी मिला और उसे हम पढ़ने में समर्थ भी रहे, इस खंड के था। आगे की बात करें तो वैदिक काल में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि पूर्व वैदिक काल में कहा जाता है कि राजा की स्थिति जो है यहाँ पे निम्न थी। बलि जो है स्वेच्छा से लिया जाता था, है ना। व्यापार जो है विनिमय माध्यम से होता था। विनिमय माध्यम, ध्यान समझिएगा, विनिमय क्या होता है। विनिमय माध्यम से व्यापार होने का मतलब है कि एक वस्तु देना और दूसरा वस्तु लेना, एक वस्तु देना और दूसरा वस्तु लेना। आजकल आप देखते होंगे कि हमारे समाज में भी ऐसा होता है ना। लड़की महिलाएं बाल रखती है और कपड़ा रखती है, और कपड़ा देख के बाल देख के जो है ना कुछ नया वस्तु ले लेते हैं। हम लोग छोटे छोटे बच्चे जो होते थे, याद कीजिए अपना बचपन कि थोड़ा सा जो है ना लोहा रखते थे, लोहा जाके देते थे तो हमें जो है दाल वूड सन पापड़ी वगैरह मिलता था। ये बचपन की बातें जो आपको पता भी जरूर होगा। तो चलिए ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का वैदिक काल आपको पता है, ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है। आगे बात करते हैं, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, है ना। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अब देखिए आपका पहला सवाल कि सिकंदर विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से डैश बीसी में भारत पर आक्रमण किया, है ना। इम्पोर्टेंट सवाल, सिकंदर से सवाल है, आप जानते होंगे भाई, है ना। तो सिकंदर का भी नाम सुने होंगे कि विश्व विजेता कहा जाता है सिकंदर को। तो सवाल है कि विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से भारत पर कब आक्रमण किया था। और इसका राइट आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा। भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था 326 बीसी में, है ना। बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिकंदर जो है 329 यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 329 बीसी में, है ना, मकदूनिया का राजा बना। किसका, कहाँ का राजा बना था, मकदूनिया का राजा बना था। सिकंदर के पिताजी का नाम जो था वो फिलिप था, है ना। आपको ये भी याद होना चाहिए। जो सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था, उसके सिकंदर के गुरु का नाम क्या हो जाएंगे, अरस्तु। साथ ही साथ 323 बीसी में इसकी क्या हो जाती है, 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है 33 वर्ष की एज में बेबीलोन में, है ना। बात करें कि जब सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किए थे, है ना, तो भाई उस समय जो है नंद वंश के राजा थे, क्या नाम था, घनानंद, है ना। उससे इनका क्या हुआ था, सामना हुआ था हेड स्पीच के युद्ध में। आप नाम सुने होंगे जिसको झेलन का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें हालांकि घनानंद जो है हार गए थे, सिकंदर जीत गए थे, लेकिन फिर भी जो है सिकंदर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसका राज्य जो है लौटा दिया था। सिकंदर की सेना जो है ना, कहा जाता है कि सिकंदर जो है भारत को जीत लेता, लेकिन सिकंदर को खुद हराया उसकी सेना ने। सिकंदर की सेना जो है भारत की नदियों को देख के जो है डर गए थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना जो है भारत की कौन सी नदी को देख के जो है ना घबरा गए थे, लौट गए थे। तो नाम याद रखेंगे, ब्यास नदी। कौन सा नदी हो जाएगा, ब्यास नदी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या करता है कि अजात शत्रु किस वंश के थे, है ना। अजात शत्रु का संबंध जो है कौन सा वंश से था। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन है शिशुनाग, हर्यक, नंदवंश और मौर्य वंश, है ना। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्यक वंश इज द राइट आंसर। ये मगध उत्कर्ष अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि सबसे पहले जो है मगध उत्कर्ष में हर्यक वंश का उल्लेख होता है। हम यहाँ पे क्रम लिख देते हैं। उसके बाद जो है दूसरा नंबर पे शिशुनाग, और तीसरा नंबर पे नंदवंश, और चौथा नंबर पे मौर्य वंश का क्या होता है, उदय होता है। तो आपको ये क्रम अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कभी कभी दे देता है कि भाई शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश का स्थापना हुआ,
तो नंद वंश। कभी दे देगा नंद वंश के बाद कौन सा वंश का स्थापना हुआ, तो मौर्य वंश। अब जानते होंगे कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। कौन हो जाएंगे, बिंबिसार। और बिंबिसार का ही बेटा का नाम क्या था, अजातशत्रु हो जाएंगे। बिंबिसार के बेटा का नाम क्या हो जाएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में ही पहली बौद्ध संगीत का आयोजन भी किया गया था। कहाँ किया गया था, राजगीर में। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो भाई इसके संस्थापक शिशुनाग बुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद हो जाएंगे, जिसे पुराणों में जो है ना परशुराम का दूसरा अवतार भी माना जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मार के जो है मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त जो है वो हमेशा अपने साम्राज्य के बारे में सोचा करते थे कि मेरा साम्राज्य का विकास कैसे होगा, हमारा ये होगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो दक्षिण भारत पे भी यानी दक्कन पे भी है अपना साम्राज्य वर्चस्व जो है स्थापित करने में सफल रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है, कहते हैं चौथा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, यानी चौथा बौद्ध संगीत यानी फोर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, है ना। अब जानते हैं कि टोटल 1, 2 और 3 और 4 बौद्ध संगीत हुए थे। तो पूछा गया पहले चौथा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, तो कुंडल वन कश्मीर में इसका चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। और किसके समय में, तो कनिष्क के समय में, और इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था। ठीक है, और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। पहली बौद्ध संगीत की बात करें तो राजगिरी में हुआ था। पहली बौद्ध संगीत राजगिरी में भी जस्ट कहा है ना कि किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगीत किसके शासन कब कहाँ हुआ था, वैशाली में कालाशोक के समय में। दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली में कालाशोक के समय। और तृतीय यानी तीसरा बौद्ध संगीत जो है कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में अशोक के समय, जिसकी अध्यक्षता जो है मोगली पुत्र तीसरे ने किया था। यानी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, सारा का सारा पैटर्न बता दिया कि चौथा पूछेगा तो कहेंगे कुंडल वन, पहला पूछेगा राजगिरी, दूसरा पूछेगा वैशाली और तीसरा पूछेगा तो पाटलिपुत्र। कौन किसके समय, वो भी आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि धान की भूसी का प्रमाण कहाँ से मिला था, यानी साक्ष कहाँ से मिला था, है ना। अब धान की भूसी का प्रमाण, है ना, आप जानते हैं कि भाई सर सबसे लाजवाब क्वेश्चन है भाई। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रंगपुर इज द राइट आंसर हो जाएगा। धान की भूसी का प्रमाण रंगपुर से मिला था, है ना। अब बात करें सर मोहनजोदारो से क्या से मिला था। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि मोहनजोदारो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है ना। यहाँ से जो है विशाल स्नानागार भी मिला हुआ था, ये जान सकते हैं, है ना। साथ ही साथ जो है मोहनजोदारो कहा जाता है कि इसका भी क्षेत्र बहुत ही विशाल था, है ना। उसके बाद लोथल की बात करें तो लोथल जो है आप जानते हैं कि ये सबसे बड़ा बंदरगाह था जो भोगवा नदी किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ये सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला सवाल है, आप इसको जरूर मेंशन करके रखेंगे। लोथल भोगवा नदी किनारे अहमदाबाद गुजरात सबसे बड़ा बंदरगाह, है ना, कहा जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल कालीबंगा। कालीबंगा से हमें क्या सब अवशेष मिले थे, है ना। कालीबंगा से कहा जाता है कि सर कालीबंगा से तो क्या सब काली चूड़ी, है ना, भूकंप के साक्ष, है ना, जुते हुए खेत के प्रमाण, इस सब का प्रमाण हमें कहाँ से मिला था, तो कालीबंगा से मिला था। साथ ही साथ आप ये भी याद रख सकते हैं सर चहुंद्रो, एक जवान पे आ गया माइंड में, चहुंद्रो से क्या मिला था, तो कहेंगे सर मेकअप किट नहीं समझे, अरे लड़कियों का जो मेकअप होता है वो, तो चहुंद्रो से मिला था। जैसे कि कंघा, लिपस्टिक, पाउडर, है ना, मन के बनाने की कारखाना, ये सभी चहुंद्रो से मिला था। अच्छा बात करें सर ये जो क्वेश्चन ये कहाँ से आपने उठाया, तो सर क्वेश्चन मैंने उठाया है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज चार्ल्स मेसन ने 1826 में किया था, है ना। और इसकी जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, इसकी जो लिपि है भाव चित्रात्मक है। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले भारत में कपास उगाने का भी श्रेय दिया जाता है। साथ ही साथ आप ये जानते हैं कि सर सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका जो डिस्ट्रॉइड हुआ था, बर्बाद हुआ था, कहा जाता है कि समाप्त हुआ था। अनेक इतिहासकारों का अलग अलग अपना कह सकते हैं कि अलग अलग अपना विचार है।
है ना। किसी ने कहा कि भूकंप के कारण इसकी डिस्ट्रॉय हो गई सभ्यता का, बाढ़ के कारण किसी का मानना है ना, या फिर किसी का ये भी मानना है कि परिस्थिति जो है असंतुलन हुई, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे अच्छा सवाल बनते हैं, इस बार भी बने थे बीपीएससी में, कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुगड़ों पे, है ना, किसका कौन सा जानवर का जो पिक्चर अंकन नहीं किया गया है, तो आप याद रख सकते हैं गाय का, है ना, किसका, गाय, घोड़ा, ये भी आप जान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये ग्रिड पद्धति पर आधारित है, जो कि नगर नियोजन है, शहरी सभ्यता है, कांस युगीन सभ्यता है। आपको ये भी बातें पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम पिछला वीडियो में बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में कौन सा स्थल है, वो भी आपको पहला वीडियो जरूर देखें, है ना। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें, आपको जरूर बेनिफिट्स होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे। आसान, ये भी सवाल आसानी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और पूछ लिया जाता है भाई सवाल, है ना। तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, राइट आंसर क्या होगा, हर्षवर्धन, पुष्यभूति या राज्यवर्धन। तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्यभूति इज द राइट आंसर। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति हो जाएंगे, और इसकी जो राजधानी थी वो कौन थी, थानेश्वर। राजधानी क्या हो जाएगी, थानेश्वर जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। साथ ही साथ क्या होते हैं, वर्धन वंश के जो सबसे महानतम शासक थे, इम्पोर्टेंट शासक थे, उसका नाम क्या था, हर्षवर्धन जो है वो थे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता ये भी होना चाहिए कि हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, इन्होंने कादम्बरी, है ना, और हर्षचरित की भी रचना किया था। राइट आंसर थानेश्वर, है ना। और अभी जस्ट मैंने कहा कि इसके दरबारी कवि बाणभट्ट हो जाएंगे, बाणभट्ट, जिसने जो है किस चीज़ की रचना किया था, हर्षचरित और कादम्बरी की भी रचना किया था। साथ ही साथ आप ये भी को ये भी पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन को जो है पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट भी हो जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन को जो है शिलादित्य के नाम से भी लोग पुकारते हैं, जानते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा शासक थे जिसको हम शिलादित्य के नाम से पुकारते हैं, तो हर्षवर्धन का राइट आंसर, जिन्होंने रत्नावली की भी नाटक का भी रचना किया है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना, और कैसा लगा आप कमेंट में फीडबैक आप दे सकते हैं, है ना। और डीप में चाहिए या फिर सर सही चल रहा है, देखिए धीरे धीरे मैं आपका लेवल जो है ना बढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी सवाल को आप समझने का प्रयास करें कि कैसा सवाल बन सकता है ना। मैं आपको 10 क्वेश्चन ही लेके आता हूँ, लेकिन 10 क्वेश्चन के अलावा जो एक्सप्लेन करता हूँ, जो आपको बतलाता हूँ, वो सुनिए, आपका रिवाइज हो जाएगा। और ये आपको बताइए कि सेकेंड है ना, यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, है ना। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, एंड वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए अलविदा साथियों।